नाइट्रोजन फैमिली। तो ये ग्रुप 15 है हमारा, ठीक है। और नाइट्रोजन फैमिली को एक और नाम से भी जानते हैं, जो इस फैमिली के एलिमेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं निकोजेंस। इसमें पी साइलेंट होता है, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट्स देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आएगा फॉस्फोरस, फिर आपके पास आएगा आर्सेनिक, ठीक। फिर एंटीमनी आता है इसमें, फिर बिस्मथ आता है, ठीक है। तो ये है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। अब अगर एक और एलिमेंट भी यहां पर आता है, मॉस्कोवियम, जो कि रेडियो एक्टिव होता है ना। तो उसकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं है, क्योंकि इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो उसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो बहुत, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए है ना। तो इसकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्कस अभी तक नहीं हुई है। तो अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करता हूं, तो जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दैट इज NS2Np3, ठीक है। तो अब कन्फिग्रेशन भी हम इनकी देख लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7, है ना। 7 के लिए जो इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी हीलियम 2s2 2p, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट मेंबर है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। कन्फिग्रेशन क्या आएगी? कन्फिग्रेशन आएगी नियॉन 3s2 3p3, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर है आर्सेनिक, 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 और 15 हो गए आपके पास 33, है ना। तो कन्फिग्रेशन आ जाएगी जी हमारे पास आर्गन 18 3d10 4s2 4p3। नेक्स्ट है आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, इसमें अगेन 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 51, है ना। कन्फिग्रेशन आ जाएगी आपके पास क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p3। नेक्स्ट है हमारे पास बिस्मथ, इसमें 32 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 83। और उसकी कन्फिग्रेशन जो होती है वो होती है जिनॉन, जिनॉन हो गया 54, है ना। 4f14, 54 और 14 कितने हो गए? 68, 5d10 78, 80 और 83। समझ गए जी कैसे? देखो ना, जिनॉन तक हो गया 54, फिर उसके बाद आ गया 4f14, तो 54 और 14 हो गए 68, 68 और 5d10 78, उसके बाद 6s2 आया 80 हो गए, 6p3 आया तो 83 हो गए, ठीक है। उसके बाद जो मॉस्कोवियम है, जिसका एटॉमिक नंबर अगेन इसमें आप बिस्मथ में 32 ऐड करो तो कितना हो गया? 83 और 32 कितने हो गए जी? 115 हो गए, ठीक है। तो यहां पर जो नोबल गैस आती है दैट इज रेडॉन, और आगे आ जाएगा हमारे पास 5f14 6d10 7s2 7p। तो देख लो कन्फिग्रेशंस इनकी कितनी आसान है, ठीक है। तो आपको कन्फिग्रेशंस क्लियर हुई? यस सर। ओके। अब आगे हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले क्या देखते हैं जी? देखो, जैसे मैंने आपको अभी तक ग्रुप 13 और 14 करवाए, वैसे ही ये ग्रुप भी हम सेम तरीके से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। अब क्या ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियाई का? हर ग्रुप में आपको बता रहा हूं। देखो, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यस सर। है ना। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा।
बट अगर कंपैरिजन करता हूं इनका ग्रुप 14 के साथ, तो ग्रुप 14 से इनका साइज बड़ा होगा या छोटा होगा? ग्रुप 14 से सारे दिमाग लगाएंगे जी और आंसर देंगे। सर बड़ा ही होगा। देखो जी, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, और जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज का क्या सिस्टम है वो हम समझते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज क्यों करता है? उसका रीजन है कि लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है ना। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, न्यूक्लियस उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से शेल अंदर आएंगे और साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो ग्रुप 14 पहले आया है ना, यस सर। और ये बाद में आया, तो साइज किसका छोटा होगा जी? सर 15 का साइज छोटा होगा और 14 का बड़ा होगा। हाँ, तो ये बात ध्यान रखेंगे। देखो अगर मैं केबल और केबल ग्रुप 15 की बात करता हूं तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे। अगर लेफ्ट से राइट बात करता हूं तो लेफ्ट से राइट साइज मेरा डिक्रीज करता है। और जब इनका कंपैरिजन ग्रुप 14 के साथ करता हूं तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं दीज आर स्मॉलर देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप 14 के एलिमेंट से ज्यादा है, इसलिए ग्रुप 15 के एलिमेंट जो हैं वो एटॉमिक रेडियाई में छोटे हैं ग्रुप 14 एलिमेंट से। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट था फिजिकल प्रॉपर्टीज में। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में यहां पर क्या ऑर्डर आता है? मेल्टिंग पॉइंट पहले नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है। ठीक है। अब देखो मैं उसका रीजन भी आपको थोड़ा सा बताता हूं। पहले क्या होगा? नाइट्रोजन, फिर आपके पास फॉस्फोरस, फिर आपके पास आर्सेनिक। तो यहां तक तो क्या कर रहा है? मेरा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेंगी, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एंटीमनी और बिस्मथ का इनसे कम हो जाता है। क्यों कम होता है? बिकॉज देयर टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 5। क्योंकि जब, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रुप जो है वो दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर मैंने आपसे ग्रुप 13 की बात की थी तो ग्रुप 13 में मैंने देखा था कि ग्रुप 13 कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था जी, जल्दी बताओ। +1 +2। ग्रुप 13 जो है वो +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था, जबकि ग्रुप 14 जो है वो +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था। ठीक है। और ग्रुप 15 की बात करता हूं तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3 एंड +5। अब डाउन द ग्रुप जाने पर होता क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से जो आपके पास एंटीमनी और बिस्मथ हैं उनकी टेंडेंसी केवल और केवल 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की है। और 3 कोवेलेंट बॉन्ड वो जो 2p के 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो p के 3 इलेक्ट्रॉन है उनसे बनाएंगे, वो 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, जिस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट इन तीनों से कम हो जाता है। समझ गए जी बात को? सर रिपीट कीजिए एक बार प्लीज। मैं ये बोल रहा हूं जी कि जो ग्रुप हमारे पास 15 है वो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 एंड +5। ठीक है।
तो जैसे मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूं, डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, तो जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी टेंडेंसी एलिमेंट्स के द्वारा कम हो जाती है। उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। अब अगर ऐसा है तो जो एंटीमनी और बिस्मथ होंगे वो कोवेलेंसी 3 ही दिखा पाएंगे, 5 नहीं दिखा पाएंगे, जिस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बाकी मेंबर से कम हो जाता है। सर मीन्स कि जब हम नाइट्रोजन से ये जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, इसमें जो है वो 4s2 एंड 4p3 के ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। और मतलब ये जो मैंने पहले 3 एलिमेंट लिखे ना, ये जनरली क्या करते हैं, ये दोनों तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देते हैं। ओके, ठीक है। बट जो डाउन द ग्रुप जैसे मैं जाऊंगा, इसके बाद जो आर्सेनिक के बाद नेक्स्ट मेंबर आएगा एंटीमनी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर आएगा बिस्मथ, वो ज्यादा अच्छे से एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वो +3 है। वो +5 नहीं दिखाते। +5 क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उसमें जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो मैं मार्क करके भी आपको दिखा देता हूं। जैसे एंटीमनी में ये 5s वाले इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये 6s वाले इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये करते हैं 5p3 वाले और यहाँ पर 6p3 वाले। तो मतलब कि वैसे डाउन द ग्रुप जाने पर कोवेलेंट बॉन्ड इनको 5 बनाने चाहिए थे, बट हुआ क्या कि ये जो 5s और 6s के इलेक्ट्रॉन हैं, इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। रिलक्टेंस बिहेवियर शो कर दिया इसने। तो बॉन्ड कौन बना सकता है? पी ही बना सकता है। तो पी के कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 3 है। तो मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही शो करेगा, मतलब ये 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा। सो दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाकी मेंबर से कम होता है। एंटीमनी और बिस्मथ का ये बात ध्यान रखेंगे, रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है जी बात। मतलब आपसे इन केस अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो एंटीमनी होता है या बिस्मथ होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बाकी मेंबर ग्रुप के बाकी मेंबर के कंपैरिजन में कम क्यों रहता है, तो उसका रीजन आपसे पूछ सकता है। रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसको हम सर ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब उसमें उसको 5 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने पड़ रहे हैं, तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा हो रहा है और उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिलीज करने पड़ रहे हैं। मतलब ये कि वो 5 बॉन्ड बना सकता है, तो बॉन्ड तो बना किसी सकते हैं। एटम के साथ ही बनाएगा। और जब और एटम के साथ बॉन्ड बनेंगे, 5 बॉन्ड बनेंगे, तो वहां पर जो कंपाउंड ज्यादा होगा एनर्जी उसका, लगेगी। हाँ, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा ना जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो उसको मेल्ट करने के लिए फिर हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर का सीक्वेंस मैंने आपको हर ग्रुप में बताया है, वो एक जैसा ही रहता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका कोई रीजन बता सकता है मुझे? सर क्योंकि ये वो एनर्जी है जो हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए चाहिए। जी, वो तो चलो आपकी बात बिल्कुल सही है मैम। बट यहां पर अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे जरा ध्यान से, तो यहां पर जो पी है वो हाफ फील्ड है। आपने एक बात सुनी है कि जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशंस ज्यादा स्टेबल हैं, उन कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी दैट इज मोर। ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं
उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ग्रुप 14 के एलिमेंट से। रीजन है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो आप यहां पर ये लिख भी सकते हो। वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, है ना। बट जो ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ग्रुप 14 से। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ filled p orbital। दिस इज द रीजन। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आपको ट्रेंड पता है, इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो लगभग एक जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है जी? व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपी? When it occurs in different forms. हाँ, किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना। तो देखो यहां पर इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स एलोट्रोपी शो करते हैं एक्सेप्ट 2 एलिमेंट, दैट इज बिस्मथ एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये एलोट्रोपी शो नहीं करते। बिस्मथ एंड नाइट्रोजन डू नॉट शो एलोट्रोपी। अब बात करता हूं जी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बताएं। It shows +3 and +5. हाँ, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जी ये शो करेंगे। और जो डाउन द ग्रुप है स्टेबिलिटी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की It will इंक्रीज करती increases. है ना। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो वो डाउन द increase ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज। रीजन आपको बता दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो यहां पर अगर मैं हेलाइड की बात करता हूं तो ये अलग अलग तरह के हेलाइड बना सकते हैं। अगर मैं हेलाइड्स की बात करता हूं तो ये इस तरीके के हेलाइड बना सकते हैं, EX3 या EX5। मतलब इनके साथ या 3 हेलोजन जुड़ सकते हैं या 5 हेलोजन जुड़ सकते हैं। अब मान लिया कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लिया मेरे पास 3 हेलाइड दिए हुए हैं, NF3 हो गया जी, NCl3 हो गया और NBr3 हो गया। आपसे पूछ लिया गया कि इन तीनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? NF3 more stable due to smaller size of both. बिल्कुल सही बात है जी। देखो जैसे जैसे आपका साइज
डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होगी। इसको आप कैसे समझ सकते हो? जो नाइट्रोजन है वो 2p है, मतलब बॉन्डिंग में उसका 2p यूज हो रहा है, यहां पर भी 2p यूज हो रहा है, यहां पर 2p के साथ 3p है, यहां पर 2p के साथ 4p है। तो देख लो सेकंड क्लास और सेकंड क्लास के बच्चे की ट्यूनिंग अच्छी होगी, उन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकंड एज कंपैरिजन टू सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास एज कंपैरिजन टू सेकंड क्लास एंड फोर्थ क्लास। तो क्या आपको ये ऑर्डर समझ आया स्टेबिलिटी का? यस सर। अब मैं देखो एक चीज यहां पर आपको और बताता हूं, दैट इज लुईस एसिड स्ट्रेंथ। तो अगर आपसे लुईस एसिड स्ट्रेंथ की बात करता हूं, मान लिया जैसे PCl3 है, AsCl3 है और SbCl3 है, मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। तो यहां पर लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? देखो जो लुईस एसिड स्ट्रेंथ होती है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब देखो यहां पर मैंने इनके साथ सेम हेलोजेंस जुड़े हुए हैं, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? अब इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ये करता हूं कि अब मैं यहां पर हेलोजन चेंज करता हूं, PF3, PCl3, PBr3 और PI3। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, अगेन ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, वो मैंने आपको जो बताया 2p 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 ठीक है। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया था वही ऑर्डर लुईस एसिड स्ट्रेंथ का आपको देखने को मिलेगा। अब ये तो हो गया लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर मैं आपसे अगर मैं आपसे लुईस बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछूं, प्लीज ध्यान से समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। लुईस बेस स्ट्रेंथ किसमें पूछ रहा हूं जी? मान लिया मैंने आपसे पूछ लिया Ni3, NBr3, NCl3 और NF3। बहुत सोच समझ के आंसर करना। देखो लुईस बेस स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? लोन पेयर देने की एबिलिटी। कौन सा लोन पेयर? जो इस नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन कब अपना लोन पेयर दे पाएगा? नाइट्रोजन तब अपना लोन पेयर दे पाएगा अगर नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ हो। क्योंकि अगर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन से जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब मान लिया फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है पॉलिंग स्केल पे? 4। तो फ्लोरीन जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तब उसके जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इनको कहीं डोनेट नहीं करने देगा। ठीक है। तो कौन सी हेलोजन इनमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है? आयोडीन। आयोडीन। तो आयोडीन अगर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली इजीली दे डोनेट सकता कर है। सकता है। तो यहां पर ऑर्डर ये रहने वाला है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। यस। नो?
ओके, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल का। देखो मैं सारे पॉइंट आपको करा रहा हूं, तो प्लीज इनको अच्छे से नोट कर लेना। मान लिया कि मैं आपसे पूछता हूं, जैसे PF3 है, PCL3 है, PVR3 है और PI3, तो इनमें बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर रहने वाला है? किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? the last one PI3. बिल्कुल सही बात है जी। उसमें ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रॉन मतलब लेस उसकी क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें एक्टिविटी कम होएगी और वो उसको रिपल्शन कम होगी, कम होएगी। यस सर। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक बोल रहे हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड होते हैं ना, कौन से नाइट्रोजन के न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, कौन से एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं आपको टेबल बनवाऊंगा अभी, तो आपने वो अच्छे से देखने हैं ऑक्साइड, है ना। ओके, तो यहां पर आप ऑक्साइड लिख लो पहले। ऑक्साइड्स में हम देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। एक होता है N2O, एक होता है NO, आपने देखे होंगे ये सारे ऑक्साइड। एक होता है N2O3, एक होता है N2O4 और एक होता है N2O5। तो ये 5 ऑक्साइड नाइट्रोजन बनाता है। ठीक है जी। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, और एक और भी होता है, उसको आप लिख लो इधर ही, NO2। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि मुझे हर ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। फर्स्ट ऑक्साइड में कितनी आएगी N2O में? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन? +2। भाई +2 जी, नाइट्रोजन 2 है। ओके 2। देखो मैं जल्दी से लिख देता हूं, मुझे पता है आप निकाल लेंगे। यहां पर आ जाएगी +1, यहां पर आएगी +2, N2O3 में आएगी +3, N2O4 में आएगी +4। आप निकाल के देख लेना, अगर आपको किसी में भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहां पर आएगी +5 और यहां पर भी आएगी +4। पानी में। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का इंक्रीज होगा, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। मान लिया कि कल को ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोर एसिडिक, आपका आंसर क्या होगा? N2O5। आपका आंसर होगा जी N2O5, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा N2O5। ठीक है, बात समझ आई सबको? यस। तो आप यहां पर इसको लिख भी सकते हो जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो ध्यान रखना कि यहां पर ये जो दो ऑक्साइड हैं, एक N2O है और एक NO है, ये नाइट्रोजन के न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं समझना कि हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो ये न्यूट्रल है। उस सेंस में हम इसको न्यूट्रल नहीं बोलते हैं, रिएक्टिविटी के हिसाब से न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है।
एक का नाम क्या है, फर्स्ट का नाम बता सकते हो मेरे को? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है फर्स्ट, N2O। और जो सेकंड है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ये दोनों कलरलेस गैस हैं और न्यूट्रल है। ठीक है, कलरलेस गैस हैं और न्यूट्रल है। ठीक है जी। तो यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, वैसे तो ये न्यूट्रल है, अगर चलो आपसे ऑर्डर में पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले तो आप लिखोगे N2O5। N2O5 के बाद बताओ क्या आएगा जी? उसके बाद आता है N2O4, N2O4, N2O3, फिर NO, फिर N2O। ये इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने एक चीज यहां पर छोड़ दी, मिस कर दी, वो भी एसिडिक ही होता है। ये जो था ना, ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने नहीं लिखा, तो ये भी N एसिडिक ही होता है। मतलब इन दोनों से आगे ही आएगा ये, N2O4 के साथ ही आएगा ये भी, NO2 यहां पर। ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। ठीक है जी, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? yes, आज मैं इतना ही करवाता हूं। अब कल हमारे इसमें क्या टॉपिक रहेंगे, हम इसमें डाई नाइट्रोजन देखेंगे, अमोनिया की प्रेपरेशन देखेंगे। ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, जैसे नाइट्रिक एसिड, वो ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे पेपर में कि नाइट्रिक एसिड कौन सी प्रोसेस से बनता है? बता सकता है कोई आंसर? विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड? आंसर इज ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस। ठीक है। फिर हम फॉस्फोरस देखेंगे, इसमें फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक्स फॉर्म देखेंगे, जैसे रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस कौन स्टेबल होती है। फिर हम फॉस्फीन के बारे में देखेंगे। फिर हम ऑक्सो एसिड देखेंगे फॉस्फोरस के, तब जाके ये हमारा ग्रुप 15 खत्म होगा। फिर ग्रुप 16 करेंगे इसी तरीके से, फिर 17 18 करेंगे, फिर पी ब्लॉक, तब जाके खत्म होगा। ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क, बाकी फिर हम इसमें कल कंटिन्यू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एग्जाम क्या मिड नवंबर में हो जाएगा? मैम देखो, वो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, मैंने वो न्यूज तो देखी ना, बट उसका सोर्स जो है वो ऑथेंटिक नहीं लग रहा है। अभी अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, बट आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें तो इट विल बी बेटर फॉर यू। नहीं, एक्चुअली हेक्टिक है ना ये वाला मंथ, तो नवंबर तो मिड नवंबर तो फिर 15 ही दिन बचे उस हिसाब से तो। पर मैं देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, बट क्योंकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है ना। हाँ जी, अब वो देखो, एजम्पशन है जैसे भी हाँ हाँ, सबकी अपनी और उन्होंने ना क्लैरिटी